हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं अपने जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए आगामी जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होनी है उन विद्यार्थियों के लिए और 17 सितंबर को होने वाली जो जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा है उसके लिए आज से मैंने वीडियो देना आरंभ किया है। और आरंभ मैंने किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, अंग्रेज़ी साहित्य का इतिहास। और अंग्रेज़ी साहित्य के इतिहास में जो पोइट्री सेक्शन है, मैं आपको तीनों अलग अलग सेक्शंस दूंगा। पोइट्री सेक्शन के अलग, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एजेस वाइज, उसके बाद ड्रामाज, उसके बाद जो नॉवेल्स और हमारे फिक्शन और नॉन फिक्शन से कनेक्टेड हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, लिखा है प्री चौसेरियन एज एंड द एज ऑफ चौसर पोइट्री पार्ट 1। पहला वीडियो जो है वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्री चौसेरियन एज और एज ऑफ चौसर के समय में जो पोइट्री का जो पार्ट था उससे कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका वीडियो लेकर आया हूँ पार्ट 1। ठीक है ना साहब? तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको कौन से मिलेंगे, प्री चौसेरियन एज और एज ऑफ चौसर से कनेक्टेड, वो भी पोइट्री। ठीक है ना, ना ड्रामा, ना फिक्शन, ना नॉन फिक्शन। इज इट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है, द रोमांस साइकिल ऑफ रोम टॉक्स अबाउट। द रोमांस साइकिल ऑफ रोम टॉक्स अबाउट। ऑप्शन आपके सामने है हीरोइज्म ऑफ चैंसेंटी रोलैंड, बी है डीड्स ऑफ अलेक्जेंडर एंड फॉल ऑफ ट्रॉय, सी है आर्थर लीजेंड्री और डी है आपका नाइट्स ऑफ राउंड टेबल। तो द रोमांस साइकिल ऑफ रोम जो है वह बताती है हमें डीड्स ऑफ अलेक्जेंडर एंड फॉल ऑफ ट्रॉय के बारे में। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द रोमांस स्टोरीज ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मल पीरियड पर इन्फ्लुएंस्ड बाई। द रोमांस स्टोरीज ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मल पीरियड पर इन्फ्लुएंस्ड बाई इंग्लिश एंड फ्रेंच सोर्सेज, इंग्लिश एंड नॉर्मन सोर्सेज, लैटिन एंड इंग्लिश सोर्सेज या लैटिन एंड फ्रेंच सोर्सेज। यानी कि एंग्लो नॉर्मल पीरियड के दौरान जो रोमांस स्टोरीज लिखी गई वह प्रभावित काय से थी, काय से इन्फ्लुएंस थी। तो आज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैटिन एंड फ्रेंच सोर्सेज। लैटिन एंड फ्रेंच सोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एज आर फ्रॉम द रोमांस पीरियड। इनमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो कि रोमांस पीरियड से कनेक्टेड है। कौन से पीरियड से? रोमांस पीरियड से। तो देखिए, ऑप्शन ए किंग आर्थर, बी है द वॉर ऑफ ट्रॉय, सी है अलेक्जेंडर द ग्रेट और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देखिए एज और आर दोनों है, कोई एक या अधिक, तो अधिक के लिए आर शब्द यूज हुआ है। तो रोमांस पीरियड से किंग आर्थर, द वॉर ऑफ ट्रॉय और अलेक्जेंडर द ग्रेट तीनों का संबंध है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ फ्रेंच लिटरेचर ओरिएंटल टेल्स कॉल्ड। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ फ्रेंच लिटरेचर ओरिएंटल टेल्स कॉल्ड। यानी कि फ्रेंच साहित्य का जो कलेक्शन है जिसको ओरिएंटल टेल्स कहा जाता है उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है हिस्टोरिकल रेगम ब्रिटेनी, बी ऑप्शन है आपका मैरी ग्रीनवुड मैन, सी ऑप्शन है आपका द 7 वाइज मास्टर्स या नन ऑफ द एबव। तो देखिए, फ्रेंच लिटरेचर से कनेक्टेड ओरिएंटल टेल्स जो है वह जाना जाता है द 7 वाइज मास्टर्स के नाम से। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। Now the next question is question number 5. Which is the only epic preserved in the Anglo-Norman script in the British Museum? आपको उस इकलौते एपिक का नाम बताना है जो कि एंग्लो नॉर्मन स्क्रिप्ट में लिखा गया है और अब भी ब्रिटिश म्यूजियम में प्रिजर्व है। सिर्फ एकमात्र ऐसा एपिक है जो कि एंग्लो नॉर्मल स्क्रिप्ट में लिखा गया है और ब्रिटिश म्यूजियम में अब भी रखा हुआ है। आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, ए ऑप्शन है आइपोमेडन, बी ऑप्शन है आपका पेलिनेज, डी चार्ल्स मैगन, सी ऑप्शन है आपका रोमांस ऑफ हॉर्ड और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, पेलिनेज, डी चार्ल्स मैगन। ये एंग्लो नॉर्मन स्क्रिप्ट में लिखा गया इकलौता ऐसा एपिक है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में अब भी प्रिजर्व्ड है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। नेम द बैलेट विच इज ग्रेजुअली कलेक्टेड इनटू द क्रेस्ट ऑफ रॉबिन हुड। आपको उस बैलेट का नाम बताना है जो कि ग्रेजुअली कलेक्ट की गई द क्रेस्ट ऑफ रॉबिन हुड में। ऑप्शन आपके सामने है लैंड ऑफ कॉकेंजे, मैरी ग्रीनवुड मैन, द आउल एंड द नाइटिंगेल और लग्जरी लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैरी ग्रीनवुड मैन। मैरी ग्रीनवुड मैन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द पोएम इन विच ए लवर सेंड्स टू हिज मिस्ट्रेस ए लव ग्रीटिंग कंपोज्ड इन 3 लैंग्वेजेस। आपको उस पोएम का नाम बताना है जिसमें कि एक प्रेमी दिखाया गया है जो कि अपनी प्रेमिका को एक लव ग्रीटिंग भेजता है और वह लव ग्रीटिंग वह 3 लैंग्वेजेस में लिखता है, 3 भाषाओं में लिखता है। आपको उस पोएम का नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है गार्ली इंग्लिश लिरिक्स, प्लेंटी डी आर्मर, 71 बैलेट्स या नन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसका, प्लेंटी डी आर्मर। क्वेश्चन 8। आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट कवर्ड इन द सैटायर बाउंटे डैश फेमस। आपको इसमें से बताना है कि 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सा वर्क है जो कि एक सैटायर बाउंटी डैश फेमस में शामिल नहीं है। पॉलिटिकल एम्बिशन, ह्यूमिलिटी, कोर्टसे या नन। तो एक बाउंटी डैश फेमस जो सैटायर है उसमें अगर इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक चीज़ नहीं है तो वो है बेटा ऑप्शन ए, पॉलिटिकल एम्बिशंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन ऑफ फेबल्स इन द मिडिल एजेस वॉज रिटन बाई। अगर हम मध्यकालीन समय की बात करें अंग्रेजी साहित्य की, तो आपको मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन ऑफ फेबल्स का नाम बताना है जो कि मिडिल एजेस में लिखी गई। तो उसके राइटर का नाम बताना है। सॉरी, मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन ऑफ फेबल्स मिडिल एजेस में किस राइटर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन आपके सामने है मैरी डी फ्रांस, थॉमस मैलोरी, विलियम कैक्सटन या शेक्सपियर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मैरी डी फ्रांस। शेक्सपियर हो नहीं सकते, आपको पता है ये एलिजाबेथन एज के हैं और हम लोग सिर्फ आज की वीडियो में काय की बात कर रहे हैं, प्री चौसेरियन और चौसेरियन एज की। 10 नंबर, विच ऑफ दीज वर्क्स कैन बी अट्रीब्यूटेड टू क्रिश्चियन डी ट्रॉयस। इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो कि अट्रीब्यूट किया गया है क्रिश्चियन डी ट्रॉयस को। ऑप्शन आपके सामने है द नाइटिंगेल, बी ऑप्शन है आपका योनिक, सी ऑप्शन है आपका लैंसिलोट और डी ऑप्शन है द आउल एंड द नाइटिंगेल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लैंसिलोट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर्म ऑफ राइटिंग इज मैरी ग्रीनवुड मैन। मैरी ग्रीनवुड मैन जो है वह किस प्रकार की लेखनी है। ठीक, राइटिंग पूछी गई है। मैरी ग्रीनवुड मैन जो है वर्क, उसकी लेखनी कई फॉर्म आपको बतानी है। इंग्लिश प्रोज, बैलेट्स, मेट्रिकल रोमांस या लिरिक्स। तो भैया मैरी ग्रीनवुड मैन जो है उसकी राइटिंग की फॉर्म है लिरिक्स। ठीक, लिरिक पोएम है ये। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, विच मेलोडियस सॉन्ग वाज रिटन एट द एंड ऑफ 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी के समापन पर कौन सा मेलोडियस सॉन्ग लिखा गया। लव र्यून, क्लीननेस, एलिसाउन या पेशेंस। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एलिसन। कौन सा ऑप्शन है आपका सही, सी ऑप्शन, एलिसन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैबुलस फेबल्स रिटन इन ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के दौरान जो फैबुलस फेबल्स हैं जो कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के द्वारा लिखी गई, उनमें से ये 4 ऑप्शन में से कौन सी फेबल नहीं है। ऑप्शन ए आपका है लॉ गैग्रियोल, बी ऑप्शन है आपका ला बेला डैम्स एंड मर्सी, सी ऑप्शन है ला टॉरिस डैम्स और डी ऑप्शन है नन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ला बेला डैम्स एंड मर्सी जो है वह एंग्लो नॉर्मल पीरियड में शामिल नहीं है। आप सबको पता है एंग्लो नॉर्मल पीरियड कहाँ, मिडिल एजेस की बात हो गई और कहाँ ला बेला डैम्स एंड मर्सी, जॉन कीट्स, रोमांटिक एज। ठीक है साहब। नेक्स्ट 14 नंबर, व्हाट इज ऑर्म्स ऑर्मुलम। ऑर्म्स ऑर्मुलम क्या है। इट इज ए बैलेड ऑफ गॉस्पल लेसन्स, इट इज ए मोरलिटी प्ले ऑफ द गॉस्पल लेसन्स, इट इज ए लिरिक ऑफ गॉस्पल्स लेसन या ऑप्शन डी है इट इज ए पैराफ्रेज ऑफ द गॉस्पल लेसन्स। तो भैया देखो, ऑर्म्स ऑर्मुलम जो है
वह है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इट इज ए पैराफ्रेज ऑफ द गॉस्पल लेसन्स। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच पोएम टेक्स द फॉर्म ऑफ ए स्पिरिटेड डिस्प्यूट बिटवीन टू बर्ड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव ब्यूटी एंड मेरिट ऑफ देयर सॉन्ग। आपको उस पोएम का नाम बताना है जिसमें कि एक स्पिरिटेड डिस्प्यूट दिखाया गया है दो चिड़ियों के बीच, और वह डिस्प्यूट है रिलेटिव ब्यूटी और मेरिट ऑफ देयर सॉन्ग के विषय पर। तो उस पोएम का आपको नाम बताना है। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, द आउल एंड द नाइटिंगेल, लिबर डैश क्रिएचर्स या बेस्टियर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसका, द आउल एंड द नाइटिंगेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू होम इज द पोएम द आउल एंड द नाइटिंगेल यूजली एस्क्राइब। द आउल एंड द नाइटिंगेल पोएम जो है वो प्रायः किसको एस्क्राइब की गई है, की जाती है? फिलिppe डी थोन, जॉर्डन फेंडसम, निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड या हिलेरियस को। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड। क्वेश्चन 17। नेम द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए डिबेट पोइट्री इन द मिडिल इंग्लिश एजेस। मिडिल इंग्लिश एजेस में आपको अर्लीस्ट एग्जाम्पल दिखाना है डिबेट पोइट्री का। तो डिबेट पोइट्री जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड, अर्लीस्ट एग्जाम्पल देना है मिडिल इंग्लिश पीरियड की डिबेट पोइट्री के। तो ऑप्शन आपके सामने है कर्सर मुंडी, रोमन डी ट्रॉय, द आउल एंड द नाइटिंगेल, द लीजेंड ऑफ सेंट मेल्चियस। तो ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन सी, द आउल एंड द नाइटिंगेल। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द डिबेट इज ओपनड बाई चिडिंग द अदर एज ए क्रिएचर ऑफ नाइट, ए बर्ड that loves dark and hence is evil, to which poem do the above lines refer to। लाइन सुन लीजिए। The debate is opened by chiding the other as a creature of night, a bird that loves dark and hence is evil। यानी कि एक ऐसी क्रिएचर जो कि रात की चिड़िया कही जाती है, अंधेरे को पसंद करती है, इसलिए उसको ईविल कहा गया है। तो ये लाइन आखिरकार किस पोएम के लिए रेफर की गई है? कर्सर मुंडी, बेस्टियर, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, द आउल एंड द नाइटिंगेल। अगर आप थोड़ा सा भी मस्तिष्क लगाएंगे तो नाइट की चिड़िया, तो रात की चिड़िया किसको कहा जाता है? उल्लू को। ईविल का प्रतीक भी किसको कहा जाता है? उल्लू को। तो नेचुरल सी बात, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आउल स्पष्ट रूप से दिया है, द आउल एंड द नाइटिंगेल। तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। विच पोएम रिटन इन फॉर्म ऑफ 8 syllable couplet containing 30,000 lines relates the history of the world as a recorded in the Old and New Testament। आपको उस पोएम का नाम बताना है जो कि 8 syllable couplets में लिखी गई है, जिसमें कुल मिलाकर 30,000 लाइन्स हैं और जो कि संसार के इतिहास को प्रदर्शित करती है ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के आधार पर। ऑप्शन ए कर्सर मुंडी, ऑप्शन बी द आउल एंड द नाइटिंगेल, ऑप्शन सी रोमन डी ट्रॉय और ऑप्शन डी लिबर डैश क्रिएचर्स। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है आपका, कर्सर मुंडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डज द टाइटल कर्सर मुंडी मीन्स। कर्सर मुंडी का अर्थ आपको बताना है क्या है टाइटल का? प्रिजर्वर ऑफ द बर्ड, रनर ऑफ द बर्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ द बर्ड या सेवियर ऑफ द बर्ड। तो कर्सर मुंडी का जो मीन्स है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि रनर ऑफ द बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। द पोइट ऑफ विच पोएम स्टेट्स दैट। किस पोएम के कवि ने ये लाइन कही? ठीक, आपको पोइट का नाम बताना है। ठीक, लाइन सुन लीजिए। ऑल मैन टेक डिलाइट इन देयर पैरामास, बट द बेस्ट लेडी ऑफ ऑल इज द वर्जिन मैरी, देयरफॉर ही विल कंपोज ए वर्क इन हर ऑनर। ठीक, फिर सुन लीजिए। ऑल मैन टेक डिलाइट इन देयर पैरामास, बट द बेस्ट लेडी ऑफ ऑल इज द वर्जिन मैरी, देयरफॉर ही विल कंपोज ए वर्क इन हर ऑनर। तो ऑप्शन आपके सामने है द लीजेंड ऑफ सेंट माल्चस, बेस्टियर, कर्सर मुंडी या द आउल एंड द नाइटिंगेल। तो भैया कर्सर मुंडी के लेखक ने ये बात कही है कि ऑल मैन टेक डिलाइट इन देयर पैरामस, बट द बेस्ट लेडी ऑफ ऑल इज द वर्जिन मैरी, देयरफॉर ही विल कंपोज ए वर्क इन हर ऑनर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, कर्सर मुंडी। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। विच पोएम बिगिंस विद ए प्रोलॉग इन विच द पोइट प्रोवाइड्स द रेशनल बिहाइंड हिज अंडरटेकिंग। आपको
पोएम का नाम बताना है जो कि एक प्रोलोग से स्टार्ट होती है, जिसमें कि पोएट जो है एक रेशनल प्रोवाइड करता है अपनी अंडरटेकिंग को लेकर। तो ऑप्शन आपके सामने है रोमन डी ट्रॉय, बेस्टेयर, द लीजेंड ऑफ सेंट मार्चस या कर्सर मुंडी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, कर्सर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर आपका, द पोएट ऑफ विच पोएम परपोर्ट्स to tell about the old and new law, the Trinity, the fall of angels, Adam, Abraham, and patricians, then of Christ coming, his birth, and three kings of public life and passion, and finally crucifixion and the harrowing of hell। आपको उस किस पोएम का पोइट ऐसा है जिसने कि अपनी पोएम के माध्यम से ओल्ड एंड न्यू लॉ के बारे में बताया, ट्रिनिटी के, फॉलन एंजल्स के बारे में बताया, एडम के बारे में बताया, अब्राहम के बारे में, पैट्रिचन्स के बारे में, जीसस क्राइस्ट के इस संसार में आने के बारे में, उनकी जन्म के बारे में, थ्री किंग्स ऑफ पब्लिक लाइफ के बारे में, पैसन के बारे में, क्रूसीफिक्शन के बारे में और हॉरोइंग ऑफ हेल के बारे में बताया। तो किस पोइम के राइटर ने ऐसा बताया है साहब? कर्सर मुंडी, लीजेंड ऑफ सेंट मार्कस, ला क्रॉनिक डी जॉर्डन, फैंटसम या बेस्टेयर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, कर्सर मुंडी। तो जब मदर मैरी से कनेक्टेड पहला क्वेश्चन आ चुका है इससे, तो मदर मैरी नेचुरल सी बात है, जीसस क्राइस्ट की मदर, तो ये सब चीज़ें वहीं से संपर्क में आती हैं, तो कर्सर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 24 नंबर, identify the one out of the four chief dialects that flourished in the pre-Chaucerian period that became the standard English in Chaucer's time। आपको इन चार ऑप्शंस में से मतलब चार जो चीफ डायलैक्ट्स थी उनमें से एक डायलैक्ट पहचाननी है जो कि प्री चौसेरियन पीरियड में फ्लोरिश्ड हुई और आगे चलकर चौसर के समय पर स्टैंडर्ड इंग्लिश की डायलैक्ट के रूप में सामने आई। द वेस्ट मिडलैंड, द ईस्ट मिडलैंड, द सदर्न मिडलैंड या नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, द ईस्ट मिडलैंड जो है वह चार प्रमुख डायलैक्ट्स में से एक है जो कि प्री चौसेरियन पीरियड में फ्लोरिश्ड हुई और चौसर टाइम पर स्टैंडर्ड इंग्लिश के रूप में हमारे सामने आई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर डिड द नॉर्मन्स इम्पोर्ट टू इंग्लैंड। नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से आपको फीचर्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर बताना है जो कि नॉर्मन्स अपने साथ इंग्लैंड लेकर आए। ऑप्शन ए बैराइट वेरिफिकेशन, ऑप्शन बी ग्लूम एंड अदर वर्ल्डली एटीट्यूड, ऑप्शन सी बैराइट मूड्स एंड थीम्स, ऑप्शन डी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बैराइट वेरिफिकेशन जो थी वह नॉर्मन्स जो थे वह इंग्लैंड लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1 मई 1380 इन चौसर्स लाइफ। चौसर के जीवन में 1 मई 1380 जो है वह क्या सिग्निफिकेंट रखता है। ऑप्शन ए ही बिकेम द ग्रेट ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऑप्शन बी ही गॉट द नेम एज। बच्चों क्वेश्चन सुन लीजिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1 मई 1380 इन चौसर्स लाइफ। चौसर के जीवन में 1 मई 1380 का क्या सिग्निफिकेंस है। ऑप्शन आपके सामने हैं, ही बिकेम द ग्रेट ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही गॉट द नेम एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, he is released from culpability in the raptus, और डी ही इज पुट अंडर सुपरविजन फॉर हिज एक्टिविटीज। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ही इज रिलीज्ड फ्रॉम कल्पेबिलिटी इन द रेप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27, इन चौसर्स टाइम द पीसेंट्स रिवॉल्ट्स रिजल्टेड इन द। चौसर साहब के समय में पहली बार इंग्लैंड में जो किसान थे उन्होंने विद्रोह किया था, तो उसका परिणाम क्या हुआ। पर ऑप्शन आपके सामने है, डिथ्रोनमेंट ऑफ द किंग, डिमोलिशन ऑफ चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड ऑफ सर्वडम या राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो भैया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एंड ऑफ सर्वडम। ये परिणाम हुआ पीसेंट के रिवॉल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, हु रोट द रोमांस ऑफ द रोज। द रोमांस ऑफ द रोज के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जॉन गॉबर एंड जॉन बार्बर,
विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गाउंट, बोकैक्यू एंड डेंटे, या गुलेमी टी लॉरिस एंड जेंडे मैग्ड। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, गुलेमी डी लॉरिस एंड जेंडे मैग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर। ए ड्रेयरी एलेगोरिकल पोएम इन विच लव इज रिप्रेजेंटेड एज ए क्वीन रोज इन ए गार्डन सराउंडेड बाई हर कोर्ट एंड मिनिस्टर्स। आपको उस एलेगोरिकल पोएम का नाम बताना है जिसमें कि प्रेम को एक एज ए क्वीन रोज इन ए गार्डन, एक बगीचे में क्वीन रोज के रूप में दिखाया गया है प्रेम को, सराउंडेड बाई हर कोर्ट, जिसके आसपास उसका दरबार है, उसके मंत्री हैं। तो उस एलेगोरिकल पोएम का नाम आपको बताना है, कैंटरबरी टेल्स, द प्रोलोग, कंप्लेंट टू द एम्प्टी पर्स, या रोमन डी ला रोज। तो देखिए नाम में ही है ऑप्शन में रोज, इसमें भी क्या है, लव रिप्रेजेंट एज ए क्वीन रोज। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, रोमन डी ला रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिड चौसर यूज ऑटेबा रिमा द 8 syllabic लाइन राइमिंग इन कपलेट। आपको उस वर्ग का नाम बताना है चौसर साहब के जिसमें उन्होंने ऑटेबा रिमा का यूज़ किया है, 8 सिलेबिक लाइन का प्रयोग किया है, और राइमिंग इन कपलेट यानी कि 8 सिलेबिक लाइन जो हैं वो कपलेट के रूप में प्रदर्शित की हैं राइम बनाते हुए। कैंटरबरी टेल्स, प्रोलोग, द बुक ऑफ द डचेस, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, द बुक ऑफ द डचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 31। द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ चौसर। चौसर साहब का पहला वर्क कौन सा पब्लिश हुआ? द कैंटरबरी टेल्स, द हाउस ऑफ फेम, रोमन डी ला रोज, या द बुक ऑफ द डचेस। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, रोमन डी ला रोज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। द मेजर वर्क ऑफ चौसर ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट एज ए काउंसलर वॉज। जब चौसर साहब को अपॉइंटमेंट मिली काउंसलर की पोस्ट पर, तो उस समय उनका मेजर वर्क कौन सा आया? द कैंटरबरी टेल्स, द हाउस ऑफ फेम, लीजेंड एंड गुड वुमेन, या कंप्लेंट ऑफ द लेडी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, द हाउस ऑफ फेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर। चौसर रोट ए पोएम ऑन द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकंड विद एने ऑफ बोहेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस। चौसर साहब ने एक पोएम लिखी रिचर्ड सेकंड के विवाह को लेकर, जो विवाह उनका एने नामक महिला से हुआ था जो कि बोहेमिया की थी। तो आपको उस पोएम का नाम बताना है जिस पोएम में उन्होंने उनकी इस मैरिज के बारे में बताया है, रिचर्ड सेकंड और एने की। ह्यूमन, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, या द ABC। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज डन बाई पेंडेरस इन ट्रोइलस एंड क्रेसिडे। जो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा वर्क है उसमें पेंडेरस जो है कैरेक्टर वो क्या करता है? लर्न द सीक्रेट्स एंड ब्रिंग यंग पीपल टुगेदर, अलाउज द मैरिज ऑफ ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, फाइट द वॉर टिल द लास्ट ब्रीथ, या यूनाइटेड द टू नेशंस एंड ब्रॉड पीस एंड हार्मनी। तो भैया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लर्न द सीक्रेट्स एंड ब्रिंग यंग पीपल टुगेदर। ट्रोइलस और क्रेसिडा को टुगेदर लेकर आता है ये। नेक्स्ट, क्रेसिडा प्रॉमिस टू हरसेल्फ दैट। इसी पोएम में क्रेसिडा जो है वो अपने आप से एक प्रॉमिस करती है। वो प्रॉमिस क्या था? शी विल बी हैप्पीली लिव विद हर फादर, शी विल बी ट्रू टू ट्रोइलस, शी विल बी ट्रू टू डायोमेड, या शी विल बी ट्रू टू कंट्री। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, शी विल बी ट्रू टू डायोमेड। ये वो अपने आप से प्रॉमिस करती है क्रेसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज इन प्रोज। इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये चारों की चारों चौसर साहब के द्वारा लिखी गई हैं। आपको उस वर्क का नाम बताना है जो कि प्रोज में लिखा गया है। द पार्लियामेंट ऑफ हाउस, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द हाउस ऑफ फेम, या द बुक ऑफ डचेस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जो वर्क है वो चौसर साहब ने प्रोज में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37। द पोएम बाई चौसर नोन टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कपलेट इज। चौसर साहब की उस पोएम का नाम आपको बताना है जो कि पहला प्रयास माना जाता है अंग्रेजी में जिसमें कि हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है। तो वो ऑप्शन आपके सामने है, द कंप्लेंट अनटू पिटी, द रोमांस ऑफ द रोज, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, या ट्रोइलस एंड क्रेसिडे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही 38। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा।
किसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है? तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन है डी, चौसर साहब को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है। 39 नंबर, इन द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स चौसर वॉज हैवली डिपेंडेंट ऑन। जब हम कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं तो कैंटरबरी टेल्स का जब प्रोलोग पढ़ते हैं तो उसमें डॉक्टर ऑफ फिजिक्स दिखाया गया है। तो चौसर साहब ने डॉक्टर ऑफ फिजिक्स जो है उस हैवली डिपेंडेंट अपॉन, उसमें क्या बताया है कि डॉक्टर ऑफ फिजिक्स जो है वो किस चीज़ पर अधिक डिपेंडेंट है? मॉडर्न साइंस पर, चर्च पर, एस्ट्रोलॉजी पर, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एस्ट्रोलॉजी पर। जिसने पढ़ा है वो जानता होगा एस्ट्रोलॉजी पर। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन लास्ट, द बुक ऑफ द डचेस बाई चौसर इज। चौसर साहब के द्वारा लिखी गई द बुक ऑफ द डचेस जो है वो क्या है? लेंदी एलेगोरी ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रॉन्स लाइफ, शॉर्ट लिरिकल स्टोरी ऑफ द डचेस ऑफ वेल्स, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी ऑफ एन एडल्टरस, या ट्रिब्यूट टू हिज बिलव्ड एंडर ब्यूटी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, लेंदी एलेगोरी ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रॉन्स बाय। तो ये मैंने आपको 40 क्वेश्चंस दिए हैं। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा हुई, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए वो परीक्षा हुई। तो अब आपको भी उसी की तरह से आगामी परीक्षाओं में तैयारी करनी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग क्वेश्चंस अंदर से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयत्न करें। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज के ये 40 क्वेश्चंस दिए हैं। पार्ट 1 प्री चौसरियन एज और चौसर एज से पोइट्री से कनेक्टेड अगला वीडियो मैं कल फिर आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।